नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 2, किंग्स एंड किंगडम। आज हम किंग्स एंड किंगडम, राजा और उस समय की राजधानियां और साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। और स्पेशली जो बेसिक होगा वो आपका मुगल पीरियड या मेडिवल पीरियड जिसे हम बोलते हैं, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं बच्चों। मेडिवल इंडियन पीरियड में भी डिवाइडेड इनटू टू पीरियड। मेडिवल जो पीरियड है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो अर्ली मेडिवल और एक है बच्चों आपका लेट मेडिवल पीरियड। सम historians treated the early medieval period as a dark phase because the whole country was divided into many regional states who were fighting with each other। यानी कि इस पीरियड में बहुत से हमें राजा देखने के लिए मिलेंगे जो उस समय पर आपस में लड़े थे। तो हम इसको दो फेज में पढ़ेंगे। पहला फेज बच्चों 750 एडी टू 1000 एडी, दूसरा 1000 एडी टू 1200 एडी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो फेज है, द फर्स्ट फेज विटनेस्ड द ग्रोथ ऑफ थ्री इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पावर्स ऑफ इंडिया। पाल्स इन ईस्टर्न इंडिया, जो पाल्स थे वो आपके ईस्टर्न इंडिया में थे। गुर्जर परिहास इन गुर्जर प्रतिहार वो आपके नॉर्थ इंडिया में थे। एंड राष्ट्रकूटा इन साउथ वो आपके साउथ इंडिया में थे। These three power were constantly fighting among themselves to set up their control on Gangastak region। इनकी जो लड़ाई थी वो बेसिकली कहाँ पर थी बच्चों? ये जो आपका गंगा जमुना वाला एरिया, या जिसे आप गाजियाबाद दिल्ली के आसपास का एरिया बोलते हैं, इस एरिया में अपने वर्चस्व की लड़ाई थी। और इसी को हम त्रिपाती स्ट्रगल या त्रिगुट संघर्ष के नाम से जानते हैं। चलिए सेकंड फेज जो हम पढ़ेंगे ये आपका द थ्री पावर्स, जिसमें आपका द थ्री पावर्स दैट वर एग्जिस्टिंग इन द फर्स्ट फेज डिक्लाइंड इन द सेकंड फेज एंड मैनी स्मॉलर किंगडम केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑल ओवर द कंट्री। और इस पीरियड में देश में बहुत से छोटे छोटे राजा अस्तित्व में आए, जिसमें आपका डिफरेंट राजपूत स्टेट्स थे जिन्होंने आपका डिफरेंट राजपूत डेंसिटी, जिसमें चौहान, चंदेल, परमार ये आपके राजपूत राजाओं में प्रमुख थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, या गुर्जर प्रतिहार राजाओं के बारे में। द गुर्जर प्रतिहार रूल्ड ओवर द एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। यानी कि इन्होंने भारत में राजस्थान और गुजरात के आसपास के एरिया में क्या किया? शासन चलाया। द मोस्ट पावरफुल रूलर वाज भोजा। इनमें सबसे पावरफुल जो राजा थे वो भोज थे। ही कंक्यूर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। उन्होंने कन्नौज पर अपना वर्चस्व जमा लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ही एज सक्सीड बाय हिज सन महेंद्र पाला। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर फर्दर। उनके पुत्र महेंद्र पाल ने इसको बढ़ाया। हिज सक्सेसर्स, उनके जो उत्तराधिकारी थे, हाउएवर वर वीक एंड कुड नॉट डिफेंड द किंगडम फ्रॉम इन्वेजन्स इन 1018। यानी कि उनके जो उत्तराधिकारी थे वो बच्चों मूल रूप से कमजोर निकले। और महमूद गजनी एक राजा था जिसने इनको हरा करके इनके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द Palas. The Palas ruled the region which covered the present-day area in Bihar, Jharkhand and West Bengal. Gopal was the first ruler. गोपाल इसके पहले शासक थे। He and his son, उनके पुत्र धर्मपाल, expanded and strengthened the kingdom। और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी को, अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। धर्मपाल आल्सो इनकरेज्ड ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि दक्षिण और दक्षिण एशियाई देशों के साथ इन्होंने अपने व्यापार को भी बढ़ाया। देवपाल वाज अनदर पावरफुल रूलर ऑफ द डेंसिटी। इस डेंसिटी के देवपाल एक और अन्य ताकतवर राजा थे। देयर वाज ग्रेट प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द पाल किंग्स। पाल राजाओं के बीच एक ग्रेट प्रोस्पेरिटी थी। दे वर फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बिल्ट स्टूपिड एंड गेव मनी टू मोनेस्ट्रीज। उन्होंने
जो आपके बौद्ध मठ थे उनको बनाने का काम किया, इसको धन दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रकूटा। दंतीदुर्ग वाज ए स्ट्रॉन्ग किंग ऑफ राष्ट्रकूट। दंतीदुर्ग जो थे राष्ट्रकूट वंश के एक ताकतवर राजा थे। ही एंड हिज सक्सेसर, उनके और उनके उत्तराधिकारी कृष्णा आई कंसोलिडेटेड द राष्ट्रकूटा रूल इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में इन्होंने अपने एरिया को डेवलप किया। मलखेड नियर मॉडर्न सोलपुर इन महाराष्ट्र वाज द कैपिटल सी। मलखेड उनकी राजधानी थी। द राष्ट्रकूटा फोर्ट अगेंस्ट द पालाज एंड द गुजरात गुर्जर प्रतिहार इन द नॉर्थ। जो इन्होंने जो गुर्जर प्रतिहार थे उनके साथ लड़ाई जारी रखी। टूवर्ड्स द साउथ दे क्लैश्ड विद द पल्लव्स, उन्होंने पल्लव से भी लड़ाई लड़ी, पांड्या और चोलास से भी लड़ाई लड़ी। कंटिन्यूस वार्स वीकेंड द राष्ट्रकूटा कंसिडरेबल, और जिसका परिणाम राष्ट्रकूटों के पतन के रूप में हुआ, खात्मे के रूप में हुआ। दे वर फाइनली ओवरथ्रोन इन 10th सेंचुरी, और 10वीं शताब्दी में वो खत्म हो गए। द राष्ट्रकूटा किंग्स वर पैटर्न्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। द फेमस कैलास टेम्पल होगा ये एट एलोरा एंड द रॉक्स कट केव्स इन एलिफेंटा वर क्रेव्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राष्ट्रकूटा, यानी कि राष्ट्रकूटों के समय में डिफरेंट मंदिर एलोरा और अजंता की गुफाएं बनी। द रूलर्स आल्सो इनकरेज द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, इसके अलावा इन्होंने यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस स्पेशली कन्नड़ा लैंग्वेज के बारे में बताया। यहाँ आप देख रहे हैं ये इस तरीके से उस समय का हमारा शासन था। यहाँ पाल्स थे बच्चों, और इसके अलावा यहाँ राष्ट्रकूट थे, और इस तरफ चोल चेर पांड्या थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किंगडम्स ऑफ गुर्जर प्रतिहार पाल्स एंड राष्ट्रकूटा। स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज आपका उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसके लिए बड़े स्तर पर स्ट्रगल हुआ। हर कोई चाहता था कि हम यहाँ पर अपने आप को स्टेब्लिश करें। लोकेटेड इन द सेंट्रल गंगेटिक वैली, दक्षिणी गंगा वैली में कन्नौज वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी था जहां व्यापार और कॉमर्स नॉर्थर्न इंडिया में चलता था। हेंस obviously all the dominant dynasties Gurjara, Pratiharas, Pals and Rashtrakuta of that time fought for power and control over the area, और इस एरिया में काफी पाल्स और राष्ट्रकूट लड़े और कंट्रोल ओवर दिस एरिया। Historians often describe this fight between three kingdom dominant densities of 8th century as the Tripet struggle, त्रिगुट संघर्ष के नाम से हम इसको जानते हैं। The struggle for Kannauj became more severe after the नागभट्टा सेकंड, एक राजा थे, exercised control over it, जो उन्होंने अपने इस पर अपना कब्जा किया। ड्यूरिंग द रूल ऑफ राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा थर्ड देयर वाज सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द चोलास। जो कृष्णा थ्री थे उन्होंने चोलों के खिलाफ एक सक्सेसफुल अभियान चलाया। उसके साथ ही साथ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, फ्यूडल किंग्स आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, शादी के संबंध बनाए। हाउएवर बाय द एंड द 9th century of the power of राष्ट्रकूटास started to decline along with the पालास, यानी कि बाद में इसको पालों के साथ संबंध बना करके राष्ट्रकूटों ने इसको खत्म किया। एंड बाय द एंड ऑफ द ट्रिपेट स्ट्रगल द प्रतिहारास इमर्ज्ड विक्टरीज एंड एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ एज द रूलर्स ऑफ सेंट्रल एरिया, और सेंट्रल एरिया में प्रतिहार राजाओं ने अपने आप को यहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया। क्या क्या कारण थे कॉजेज ऑफ ट्रिपेट स्ट्रगल के? कन्नौज एक सिंबल था धन का, जो हर कोई अर्ली मेडिवल पीरियड में। कंट्रोल ऑफ कन्नौज आल्सो इम्प्लाइड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गंगेटिक वैली एंड हैड प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज एंड दस इट वाज बोथ स्ट्रेटेजिकली एंड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट। वाणिज्यिक रूप से, पैसे के मामले में भी, व्यापार के मामले भी महत्वपूर्ण था। सिल्क रूट यहीं पर था। डिजायर टू लूट थ्रू वार एज द रूलर्स नीडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ टू एनहेंस देयर मिलिट्री पावर, और यहाँ मिलिट्री पावर्स के लिए बड़ी अच्छी धन आपको मिल सकता था। हाउ डिड त्रिपट स्ट्रगल बिगिन, कैसे शुरू हुआ? द प्रिथारा रूलर नेम्ड वत्सजारा, एक राजा थे, वत्स राजा, वाज वेरी एम्बिशियस अबाउट कन्नौज। कन्नौज के एक बहुत
एम्बिशियस थे। सिमिलरली धर्मपाला द पाल रूलर, जो धर्मपाल थे पाल राजाओं के, आल्सो वांटेड टू रूल ओवर कन्नौज, वो भी कन्नौज पर राज्य करना चाहते थे। एंड दस दीज टू रूलर्स वर इनटू ए कन्फ्लिक्ट, इसलिए ये दो राजा एक कन्फ्लिक्ट में आए, झगड़े में आए। वत्स राजा डिफीटेड धर्मपाल इन बैटल ऑफ गंगेटिक दोयाब, गंगा दोयाब के झगड़े में जो धर्मपाल था उसको वत्स राज ने हरा दिया। एट द सेम टाइम, इसी टाइम वत्स राजा वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा, लेकिन इसी बीच राष्ट्रकूट जो राजा थे ध्रुव राजा, उन्होंने उनको हरा दिया। ध्रुव आल्सो डिफीटेड धर्मपाला, और ध्रुव ने बाद में धर्मपाल को भी हरा दिया। फाइनली दिस प्रोनाउंस्ड एनिमिटी लेड टू ट्रिपेट स्ट्रगल बिटवीन पालाज, राष्ट्रकूटा एंड पृथ्वीराज, यानी कि पृथ्वीराज, माफी चाहूंगा। ये लड़ाई का कारण इन तीनों के बीच में बना रहा। चलिए आगे देखते हैं। द चैंपियंस और चौहान्स, द चमन्स और चौहान्स, या चौहान के नाम से हम जिनको जानते हैं। फॉर द 8th सेंचुरी टू द एंड ऑफ 10th सेंचुरी, 8 से 10वीं शताब्दी के बीच जो चमन्स थे रूल्ड फ्रॉम स्मॉल प्रिंसिपलिटीज लाइंग इन, चौहान वंश के नाम से हम इनको जानते हैं, पार्ट्स ऑफ राजस्थान अराउंड जयपुर, जोधपुर, अजमेर, मारावार, यानी कि इस एरिया में इन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया। द किंगडम्स ऑफ चौहान्स एक्सटेंडेड अप टू साइबर ऑन द नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ भारत की तरफ इनकी जो कैपिटल थी वो मूव होने लगी, एरिया मूव होने लगा। द टाउन ऑफ जयपुर ऑन द ईस्ट, प्रभस्टर इन जोधपुर ऑन द वेस्ट, एंड पुष्कर नियर अजमेर ऑन द साउथ, यहाँ तक इनका राज्य डेवलप्ड हो गया। द मोस्ट पावरफुल रूलर, इनके जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जिन पर मूवी भी बनी हुई है, वो थे हु डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन 1191। 1191 में इन्होंने गोरी को हरा दिया। हाउएवर गोरी डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान ए ईयर लेटर, और बाद में एक साल बाद गोरी ने इनको हरा दिया और भारत पर एक जो आप कह सकते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य की इस्टेब्लिशमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए गए। आगे देखते हैं। द राजपूत, द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा, यानी कि राजा के पुत्र से बना हुआ है, जिसका मतलब सन ऑफ किंग। हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग देयर ओरिजिन, डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं इनके ओरिजिन के लिए। सम बिलीव दैट दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब सेटल्ड इन इंडिया आफ्टर द हून इन्वेजन, जो हून इन्वेजन था उसके बाद ये डेवलप्ड हुए। द राजपूत हाउएवर क्लेम टू बी डिस्केंटेड्स ऑफ द क्षत्रियाज और वॉरियर्स क्लास ऑफ वैदिक टाइम, वैदिक पीरियड से ये क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे, क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते थे। दे क्लेम्ड दैट दे वर सूर्यवंशी, और ऐसा कहा जाता है कि वो सूर्यवंशी थे। दैट इज बिलोंग द सन फैमिली, और चंद्रवंशी दैट इज बिलोंगिंग टू मून फैमिली, जो मून फैमिली से बिलोंग करते थे वो चंद्रवंशी। सम राजपूत क्लैन्स आल्सो कंसिडर्ड देमसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ द फायर फैमिली, कुछ अपने आप को अग्निकुल का भी बताते हैं। दे बिलीव्ड दैट दे वर बोर्न आउट ऑफ ए सैक्रिफिशियल लाइफ फायर, यानी कि वो अपना जीवन त्यागने के लिए पैदा हुए हैं। द तोमर्स, चौहान, सोलंकीज, परमार्स, गहडवाल्स एंड द चंदेल्स वर सम ऑफ एम्परर राजपूत क्लैन्स दैट रूल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ऐसे बहुत से राजा हैं जिनके नाम आपको यहाँ मिलते हैं, जिन्होंने मेडिवल पीरियड में शासन चलाया। चोलाज ऑफ तंजावुर, तंजावुर क्षेत्र के चोल राजा। विजयालय, द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, चोल साम्राज्य के राजा थे विजयालय। कैप्चर्ड तंजावुर इन 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में इन्होंने तंजावुर को अपनी कैपिटल बनाया। तंजावुर, विजयालय वाज द फर्स्ट फेडरी ऑफ पल्लव्स ऑफ कांची, यानी कि कांची के पल्लवों के पहले राजा थे। द चोल एम्पायर अरोज इन 9th सेंचुरी बाय कैप्चरिंग द पल्लवा सबऑर्डिनेट्स। मुत्तेर फैमिली, एक मुत्तेर फैमिली रूलिंग इन कावेरी डेल्टा, जो कावेरी डेल्टा के आसपास अपने शासन को चलाते थे। दे ब्रोट अंडर देयर कंट्रोल ए लार्ज पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिसुलिया, जो आपका दक्कन के पेनिसुलिया में इस एरिया में अपने क्षेत्र राज्य को चला रहे थे। द चोलाज आल्सो डेवलप्ड ए पावरफुल नेवी विच इनेबल्ड देम टू डेवलप इनटू इंडिया सी ट्रेड इन
इंडियन ओशन। इन्होंने एक बहुत अच्छी नेवी भी बनाई थी बच्चों, नौसेना भी बनाई थी, जो इस एरिया में बहुत अच्छे से काम कर रही थी। आगे देखते हैं, द टर्किश इन्वेजन इन इंडिया। From 1000 AD onwards, many invaders entered in India across the mountain passes in the northwest. Mahmud, the ruler of Ghazni, led the first series of invasions, यानी कि बाह्य आक्रमण। महमूद गजनी या मोहम्मद गजनवी जिसको हम बोलते हैं, उसने भारत पर इसी पीरियड में अटैक करना शुरू किया। महमूद वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक स्वतंत्र राजा था। ही नीडेड ए लार्ज आर्मी टू मेक गजनी द मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द दिस रीजन। इस एरिया में अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए उसको एक ताकतवर आर्मी की जरूरत थी बच्चों। ही हैड हियर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ किंगडम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उसने नॉर्दर्न उत्तरी भारत की बहुत धन के बारे में सुना था। सो ही डिसाइडेड इंडिया टू रेड इंडिया टू कलेक्ट मनी टू रेज ए लार्ज आर्मी। और उसने भारत पर अटैक करके एक लार्ज आर्मी बनाने का निश्चय किया। इन ए स्पैन ऑफ 26 ईयर, 26 साल के पीरियड में महमूद इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, 17 बार उसने भारत पर अटैक किया। हिज अर्ली रेड्स वर अगेंस्ट द हिंदूशाही रूलर्स ऑफ पंजाब। पंजाब राज्य के हिंदूशाही राज्यों को उसने अटैक किया। ही डिफेटेड जयपाल एंड आनंदपाल एंड गोट ए लार्ज ब्रीवेट फ्रॉम देम। और जयपाल और आनंदपाल से उसने एक बहुत अच्छी संपत्ति लूट ली। ही आल्सो अटैक्ड द रिच टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया। और मंदिरों को लूटा। ही रेडेड मथुरा एंड कन्नौज इन 1018 एंड सोमनाथ इन 1026। इस पीरियड के दौरान उसने भारत के बहुत से मंदिरों पर लूटपाट की। The Somnath temple in Gujarat was stripped of all its wealth, even the precious stones embedded in the temple's walls were taken out. महमूद गौरी बहुत से धन यहाँ से लूट करके गया। गौरी carried away all the booty of Ghazni. महमूद died in 1030। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखते हैं मोहम्मद गौरी जो उनका उत्तराधिकारी बना। 1175 से 1206 तक ये गजनी का शासन रहा जो अफगानिस्तान में पड़ती है। आफ्टर दैट ऑफ महमूद द गजनीविड्स बिकम वीक। जो ये थे ये कमजोर हो गए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस मोहम्मद गौरी मेड घोर इंडिपेंडेंट। और उसने अपने आप को एक घोर साम्राज्य की स्थापना की या गौर साम्राज्य की स्थापना की। हिज एल्डर ब्रदर गियारिउद्दीन हैंडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गौरी टू रूल ओवर द गजनी। उसने उसको जिम्मेदारी सौंपी कि आप गजनी पर साम्राज्य चला सकते हैं। बट गौरी बीइंग ए वेरी एम्बिशियस रूलर, एक बहुत एम्बिशियस रूलर था, वाज नॉट सेटिस्फाइड विद ओनली वन गजनी एंड वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर टू गेट होल्ड ऑफ मोर पावर एंड कंट्रोल, वांटेड टू कंक्योर इंडिया। और पूरे भारत पर उसका राज्य चलाने का उसका इच्छा थी। ही वॉज वेल अवेयर of India's political, religious, social and military weakness and also the enormous wealth and gold that in India had. He wanted to attain more power and more wealth. उसका जो ऑब्जेक्ट था ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना और किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ताकतवर बनाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द रेवेन्यू was equal to the amount of money an officer would normally receive as salary was invoiced. The officer did not at first have any right of ownership over the land. जो अगर हम यहाँ की इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो जो ऑफिसर थे उनके पास ओनरशिप नहीं थी जमीन की। ही कुड ओनली क्लेम द रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। वो केवल जमीन से रेवेन्यू की मांग कर सकते थे। बाय द टाइम वी कम टू द मेडिवल पीरियड, जैसे ही मेडिवल पीरियड में आएंगे, मैनी सच ऑफिसर्स हैड बिगन टू क्लेम दैट दे ओन्ड द लैंड एज वेल। ये बाद में जो ऑफिसर्स थे उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिलने लगा। द सिस्टम ऑफ पेइंग सैलरीज बाय ग्रांट्स, रेवेन्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड इन द मेडिवल पीरियड। जो रेवेन्यू थे वो बढ़ा दिए गए। पर्सन हु रिसीव सच ग्रांट्स दैट इज द grantees or feudatories came to be called by the various titles of some which were राय एंड ठाकुर। यानी कि जो आपका
टैक्स कलेक्ट करता था उन्हें राय या ठाकुर के नाम से हम जानते थे। द गारंटीज वर ऑफ वेरियस काइंड, सम वर ऑफिसर्स, अदर वर लोकल चीफ हु हैड बीन defeated in battle but were allowed to keep their land in form of grant. Another big group of guarantees were Brahmins, एक अन्य ग्रुप ब्राह्मण्स का था, and learned men who were often actually given the land as well as the right to collect the revenue from the land. Such grants called अग्रहारा, कुछ जमीन को अग्रहारा बोलते थे, और ब्रह्मद्या grants had no further obligations to the king, जिस पर राजा कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं कर सकते थे। दे एंड देयर फैमिलीज कुड लिव कंफर्टेबली ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द लैंड, और वहां पर जो उनकी फैमिली के लोग थे कुछ भी रेवेन्यू ले सकते थे। दिस वाज मच द सेम सिचुएशन एज दैट ऑफ द ब्रह्मांडिया ग्रांट्स इन साउथ इंडिया, और इन ये लोग दक्षिण भारत में बढ़ने लगे। बट द अदर ग्रांटीज डिड हैव फर्दर ऑब्लिगेशंस टू द किंग। द ग्रांटी कलेक्ट द रेवेन्यू एंड द पीजेंट्स, जो ग्रांटी होते थे वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को और पीजेंट्स ईटीसी को। चलिए आगे देखते हैं। एज द नंबर ऑफ ग्रांटीज इंक्रीज्ड, जैसे जैसे ग्रांटीज के नंबर बढ़ने लगे, मोर एंड मोर लैंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द ग्रांटीज, जो ग्रांटीज थे या सामंत जिन्हें हम कह सकते हैं उनके हाथ में जमीनें जाने लगी। Therefore the total amount of revenue which came to the king decreased, और इसलिए राजा की जो इनकम थी वो घटने लगी। Sometimes a district containing a large number of villages would be granted to a high official, for example a minister, जैसे हम एक मिनिस्टर को एक गांव गोद दे दें और वही उसका सारा रेवेन्यू कलेक्ट करे। Since it was not possible for him to collect the revenue himself from all villages, और इसने बड़े स्तर पर ये संभव नहीं था कि वो सभी टैक्स कलेक्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस चेंज इन द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन रिजल्टेड मैनी अदर चेंजेस, अब इस सिस्टम ने बहुत से चेंजेस किए। द ऑफिसर्स वर नाउ लेस डिपेंडेंट ऑन द किंग, अब जो अधिकारी थे वो राजा पर डिपेंड होने बंद हो गए। दोज हु हैड लार्ज ग्रांट्स टू लैंड ऑफन बिहेव्ड लाइक इंडिपेंडेंट रूलर्स, और उनका जो बिहेव था वो एक आजाद शासक की तरह होने लगा। द पीजेंट्स हु कल्टिवेटेड द लैंड बिगिन टू पे मोर अटेंशन टू फीडरीज सिंस दे वर द वंस हु हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द पीजेंट्स, और उन्होंने जो काश्तकार थे डायरेक्ट उन पर कंट्रोल करना शुरू किया। इन द अर्लियर पीरियड में द ऑफिसर्स हैड कलेक्टेड द रिवेन्यू इन द नेम ऑफ द किंग, शुरुआत में राजा के नाम से वो कलेक्ट करते थे, लेकिन बाद में ऑफिसर्स अपने नाम से अपने उन को कलेक्ट करने लगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग्स एंड द फीडरीज बिकम ए डिफिकल्ट वन, और इस तरीके से राजा और सामंतों के बीच में धीरे धीरे ये चीजें एक कठिनाई का रूप लेने लगी। द किंग्स वाज सपोज्ड टू हैव कंट्रोल ओवर द फीडरीज बट दे कुड बी ट्रबलसम इफ दे विश्ड, वो उन पर कंट्रोल तो रखते थे लेकिन उन्हें नई समस्याएं उनके सामने आने लगी जैसे ही उनके सामने वो कोई भी प्रस्ताव रखते थे। ए feudatory could weaken the position of the king if he was slow in sending the king's share of the revenue, or if he cheated in supplying troops to king when they were needed. The more the king depended on the feudatory, the weaker he became. Sometimes the king could take away the grant made to the feudatory, but this rarely happened because the feudatory was usually पावरफुल, और फेडररी जो थे या सामंत जो थे इस समय तक आते आते बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, और धीरे धीरे जिसका जो परिणाम हुआ बच्चों, राजा और जो सामंत थे उनके बीच में एक पुअर रिलेशनशिप बन गई। चलिए यहाँ हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ गोरीज इन्वेंशंस। गोरी के इन्वेंशंस के बाद क्या सिग्निफिकेंस हुए? मोहम्मद गोरीज इन्वेंशंस आर ऑलवेज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्वेंशंस ऑफ गोरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। क्या प्रभाव पड़े? जो मुस्लिम समाज था या मुस्लिम शासक थे उन्होंने भारत में अपने पांव जमाने शुरू किए। दीज मुस्लिम कंक्विस्ट ऑफ इंडिया लेड टू द एंड ऑफ द मल्टी स्टेट सिस्टम इन इंडिया। इन्होंने भारत में मल्टी स्टेट सिस्टम लागू किया। The invasions of India by the Muslims led to the beginning of centralized political administration, और इन्होंने एक centralized political administration यहाँ पर चलाना शुरू किया। During the invasions of India, trade received a new impetus
एक नई ट्रेड सिस्टम को इन्होंने लागू किया। इंडिया गोट कनेक्टेड टू द आउटर एशियाटिक वर्ल्ड आफ्टर द गोरीज इन्वेंशन। गोरी के इन्वेजन के बाद भारत में एक नया एशियाटिक वर्ल्ड स्थापित हुआ या नए एशियाटिक रिलेशनशिप बने। फॉर द फर्स्ट टाइम द इन्वेजन प्रूव्ड द वीकनेस एंड इनकैपेबिलिटी ऑफ द हिंदू रूलर्स इन प्रोटेक्टिंग देयर टेरिटरीज फ्रॉम और फॉरेन कॉन्क्वेस्ट, यानी कि भारत के राजाओं की कमजोरी को झलका क्या जब अटैक किया गोरी ने। चलिए आगे देखते हैं। सोसाइटी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द किंग्स पोजीशन वाज सुप्रीम। अगर हम बात करें किंग्स की पोजीशन की, किंग्स के स्टेटस की, तो वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सभी पावर राजा के हाथ में हुआ करती थी। किंग्स लिव्ड इन ग्रेट पॉम्प एंड शो, मच ऑफ देयर इनकम वाज स्पेंट इन बिल्डिंग ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड टेम्पल्स। उनकी बहुत सी जो इनकम होती थी वो अच्छे प्लेसेस और टेम्पल्स बनाने में खर्च होती थी। इन वेयरिंग कॉस्टली क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड ऑन द लाइफ ऑफ द कोर्ट द फैशन सेट बाय किंग्स वर कॉपीड बाय द फेडररीज, यानी कि जो राजा फैशंस डिसाइड करते थे, फेडररीज उनको फॉलो करते थे। फेडररीज एंड वेल्दी ब्राह्मण्स अटेंड द कोर्ट ऑफ द किंग। जो फेडररीज थे और ब्राह्मण्स थे वो कोर्ट अटेंड करते थे राजा की। मैनी ऑफ देम वर रिच एंड पावरफुल सिंस दे टू वर ग्रांटीज एंड ओन्ड लैंड। अपनी उनके पास जमीन होती थी और वो अपने आप में काफी पावरफुल थे। दे गोट मोर रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड सिंस they kept all of it for themselves and did not have to pay taxes to king। और कोई भी टैक्स राजा को पे नहीं करते थे। लैंड ओवनिंग ब्राह्मण्स लिव्ड इन ए ग्रेट कंफर्ट एज दे डिड नॉट एवन कल्टिवेटेड लैंड देमसेल्फ, यानी कि वो एक ग्रेट कंफर्ट जोन में रहा करते थे। इट वाज कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट्स फॉर देम, और इनके लिए एक कल्टिवेटिव पीजेंट था। इन रिटर्न ऑफ द लैंड, लैंड के बदले में दे कंडक्टेड द रिलीजियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स फॉर द किंग। वो राजा को धार्मिक सेरेमनीज प्रोवाइड करते थे। सम आल्सो रोट biographies of the king and histories of the kingdom or poems in praise of the king। A number of Brahmins were also employed as officers। बहुत से ब्राह्मण्स जो थे वो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं पीपल्स कैसे रहते थे यहाँ के। पीपल लिविंग इन टाउन्स वर स्टिल मेनली आर्टिशियंस एंड ट्रेडर्स। जो पीपल थे वो टाउन्स में रहते थे जिनमें मुख्यतः आर्टिशियंस और व्यापारी होते थे। ट्रेड विद द Mediterranean world and Western Asia as well as developed largely due to Arab traders living off the west coast of India। इंडिया के वेस्ट कोस्ट के माध्यम से पश्चिम के देशों के साथ व्यापार बढ़ने लगा। इंडियन गोड्स वर आल्सो बीइंग सेंट टू टाउन्स इन ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में माल भेजा जाने लगा। इंडिया एक्सपोर्टेड सैफरॉन, सिल्क, कॉटन एंड वूलन क्लॉथ्स, प्रेशियस स्टोन्स, सेंटेड वुड एंड स्पाइसेस, यानी कि ये चीजें भारत से निर्यात की जाने लगी और भारत सेंट्रल एशिया के बीच में एक अच्छा संबंध बन गया। चलिए रिलीजियस कंडीशंस देखते हैं यहाँ की क्या रिलीजियस कंडीशन थी। Even before Gori, Islam had become popular in Sindh, Multan and Lahore। सिंध, मुल्तान और लाहौर में इस्लाम पॉपुलर हो गया। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया हिंदुज्म प्रिविलेड। बचे हुए भारत के क्षेत्र में हिंदुज्म था। विद द एफर्ट्स ऑफ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कुमरेल भट्ट, माधवाचार्य, ये कुछ हिंदुज्म को पुनर्जागृत करने वाले व्यक्ति थे। अदर रिलीजियस वर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसके अलावा जो अदर रिलीजन था वो बुद्धिज्म और जैनिज्म था। बट बोथ ऑफ देम वर डिसलाइन, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होने लगे। मैनी ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव दैट गॉड विल कम टू देयर एट द टाइम ऑफ वार और डेंजर। बहुत से लोग ये विश्वास करते थे कि भगवान उनकी मदद करने आने वाले हैं वार में और जब वो डेंजरस की स्थिति में होंगे। इन द 12th century ए प्रोग्रेसिव एंड पॉपुलर मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया एज द लिंगायत्स। एक नया लिंगायत समुदाय के द्वारा चलाया गया नया धर्म कह सकते हैं आप। हु वर द डिवोट्स ऑफ लॉर्ड शिवा, जो भगवान शिव के भक्त होते थे। दे स्ट्रांगली criticized the caste system and boycott practices like sacrifice, keeping fast and going in pilgrims। In social sphere they opposed child marriage, a supported widow remarriage। जो सामाजिक कुरीतियां थी जैसे उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट था, इनको खत्म करने के लिए ये लोग वर्क करते थे और कास्टिज्म के खिलाफ भी काम करते थे। आगे देखते हैं
एजुकेशन एंड लर्निंग, शिक्षा और एजुकेशन क्या थी यहाँ पर। द ब्राह्मण्स वर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर परफॉर्मिंग द रिलीजियस सेरेमनीज, जो ब्राह्मण्स थे वर रेस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर परफॉर्मिंग द रिलीजियस सेरेमनीज बट आल्सो फॉर टीचिंग। ये आपका रिलीजियस सेरेमनीज के लिए ही काम नहीं करते थे, लेकिन ब्राह्मणों का काम टीचिंग भी होता था। द स्कूल वर हेल्ड इन द टेम्पल्स वेयर द हायर कास्ट चिल्ड्रन वर टॉट, यानी कि जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, मोस्ट ऑफ देम लर्न संस्कृत एंड मैथमेटिक्स एंड रीड द रिलीजियस बुक्स, उसमें संस्कृत और मैथमेटिक्स और धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती थी। नालंदा बिहार में एक बहुत अच्छी बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, गुप्त पीरियड में उसका स्टेब्लिशमेंट हुआ, बट द इंटरेस्ट इन साइंस वाज नाउ डिसलिंग, लेकिन इस पीरियड तक आते आते जो साइंस क्षेत्र था, साइंस का क्षेत्र था बच्चों, उसमें लोगों की रुचि कम होने लगी। इंडियन स्कॉलर्स वर नॉट इंटरेस्टिंग वाज मेकिंग न्यू डिस्कवरीज, नई खोज करनी भारतीय स्कॉलर्स ने बंद कर दी। दे वर कंटेंट टू गो ऑन रिपीटिंग व्हाट वर ऑलरेडी नाउन, और वो जो कुछ पता था उसी को पढ़ाते रहते थे। एवन द नॉलेज दैट दे हैड वाज ऑफन यूज्ड फॉर द रॉन्ग पर्पसेज, और उनकी जो एजुकेशन थी वो रॉन्ग पर्पसेज के होने लगी। जैसे आप करें द डिस्कवरीज मेड बाय आर्यभट्ट इन एस्ट्रोनॉमी वर नॉट यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक further discoveries about the earth, the sun and the universe. Instead they were mixed up with इनोग्रेंट एंड सुपरसीज आइडियाज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी वो नए नए आइडियाज बताने लगे। द नॉलेज ऑफ इंडियन पीपल इन द मेडिकल फील्ड हैड बिकम वर्ल्ड फेमस बट एडिशन ऑफ न्यू नॉलेज इन दिस सब्जेक्ट वाज स्टॉप्ड बिकॉज नई जो मेडिकल नॉलेज थी वो उसका भी खात्मा होने लगा। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत, संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड ऑफ लिटरेचर, लर्निंग की और लिटरेचर की भाषा थी। परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर वर्क इन संस्कृत वाज द कथा सरित संगारा, ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। कथा सरित संगारा जो थी एक कहानियों का संग्रह था। बायोग्राफीज ऑफ किंग्स वर आल्सो रिटन सच एज बिल्हानास वेंकट विक्रमादित्य विक्रम देवा चरिता। कल्हन्स रिमार्केबल हिस्ट्री, कश्मीर को लेकर कल्हन की राजतरंगिनी बड़ी फेमस थी। द वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा हैड इंक्रीज्ड इन नॉर्दर्न इंडिया एंड द स्टोरी ऑफ द लव ऑफ राधा एंड कृष्ण वाज वेरी पॉपुलर। राधा कृष्ण की स्टोरीज जो थी वो बड़ी फेमस थी, जिसका उल्लेख जो मिलता है बच्चों वो गीत गोविंद नामक बुक में मिलता है, जिसको जयदेव ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर और पेंटिंग देखते हैं यहाँ की। यहाँ आप देख रहे हैं ये लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, इसी पीरियड का बना हुआ है। कंदरिया महादेव मंदिर जो चंदेल शासकों ने खजुराहो में बनवाया। एवरी इंपोर्टेंट किंग एंड एवरी पावरफुल फेडेरेटरी बिल्ड ए टेम्पल, जो सामंत थे जो राजा थे उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। देर आर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स स्मॉल एंड बिग विच बिलोंग टू दिस पीरियड, इस पीरियड से बहुत से बिलोंग करते थे। ओडिशा में द मोर इम्प्रेसिव लुकिंग वंस आर दोज एट पुरी एंड भुवनेश्वरा एंड सन टेम्पल एंड कोणार्क, ये भारत में कुछ मंदिर फेमस माने जाते हैं। द टेम्पल्स एट खजुराहो इन सेंट्रल इंडिया वर बिल्ट बाय चंदेल किंग्स, चंदेल शासकों के द्वारा ये बनवाए गए थे। राजस्थान एंड गुजरात आल्सो बोस्टेड ऑफ मैनी फाइन टेम्पल्स, राजस्थान और गुजरात में भी बहुत से अच्छे टेम्पल्स मिलते हैं। माउंट आबू राजस्थान में आपका एक पड़ता है। टेम्पल्स बिल्ट इन व्हाइट मार्बल, सफेद पत्थरों से बनाया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू आइदर शिव और विष्णु, जो ज्यादा मंदिर थे भगवान शिव और विष्णु को समर्पित थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द पाल किंग्स वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, देयर रिलीजियस बिल्डिंग्स वर ornamented with images of various deities either made of bronze or carved from a local black stone, जो एक लोकल ब्लैक स्टोन से बने हुए थे। Many these images have been found in neighborhood of नालंदा, ये जो इसके आसपास की जो इमेजेस हैं ये नालंदा के आसपास में ये पत्थर मिलते हैं। Apart from architecture and sculpture, the art of painting was also practiced. The older tradition of mural painting continued to be used to decorate the walls of temples and places, बहुत से मंदिरों को और सजाने का काम किया गया था इस पीरियड के दौरान। There was another type of painting which was to become extremely popular in the later period of Mughals, यानी कि मुगलों के बाद के पीरियड में ये
जो चीज़ें थी ये डेवलप्ड होने लगी. दिस वाज मिनिट्योर paintings, that is painting small pictures as illustrations to books. The Jain monks of Western India and the Buddhists in Nepal and in Eastern India were very fond of illustrating their manuscripts. यानी कि जो भारत थे और भारत के आसपास के एरिया में भी इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो फेमस होने लगी थी. चलिए आगे लास्ट देखते हैं बच्चों. द पीरियड फ्रॉम 800 AD to 1200 AD saw many changes in the social and economical life of the people. यानी कि इस पीरियड के दौरान बहुत सी चीज़ें जो दिखाती हैं सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ दिखाती हैं लोगों की. दीज चेंजेस क्रिएटेड ए न्यू पैटर्न ऑफ लिविंग, और नया तरीका इस दौरान नया जीने का तरीका ईजाद किया गया. इट वाज आल्सो द पीरियड विच सो सिमिलर थिंग्स हैपनिंग इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, जो हमें नॉर्थ और साउथ इंडिया में लगभग सिमिलर देखने के लिए मिलता है. दिस ब्रोट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट क्लोजर टुगेदर, जो सब कॉन्टिनेंट को एक साथ दिखाता है कि दोनों एक दूसरे क्लोज थे. दिस ट्रेंड वाज स्ट्रेंथेंड अंडर द टर्किश एंड द अफगान रूलर्स हु ड्रीम्ड टू ऑफ रूलिंग ओवर द एंटायर इंडिया. इस ट्रेंड ने जो आपका टर्किश थे और अफगान थे रूलर्स हु ड्रीम टू इंडिया ओवर द एंटायर इंडिया. पिलर्स ऑफ जैन टेम्पल माउंट आबू के यहाँ पर पिक लगी हुई है आपके सामने. चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं. मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में. थैंक यू वेरी मच.